हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग यूपीएसआई में बात किया जा रहा है जो 2025 में वैकेंसी आई है उसके बारे में। और आप लोग जानते हैं कि यूपीएसआई में 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। चारों सेक्शन से 40-40 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इस सेशन में जो बात किया जाएगा वो भारतीय संविधान और मूल विधि पर बात किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जीके जीएस पर बात किया जाएगा। फिर यहाँ पर जो पहली बार हम लोगों ने जो पहले ही उठाया है वो भारतीय संविधान को उठाया है। और भारतीय संविधान में देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। नागरिकता पर हम लोग बात कर रहे हैं। नागरिकता पर जो संवैधानिक अनुच्छेद है उस पर भी बात किया जा चुका है। और आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के में जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है उससे संबंधित जो संशोधन हुए, जो अधिनियम आए उसके बारे में, और उसमें जो प्रावधान किए गए थे वो किस प्रकार से थे। ठीक है, तो एकदम सिंपल भाषा में, शॉर्ट फॉर्म में एकदम आप लोगों को हम बताएंगे और आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो पहले बात कर देखिए कि भारतीय नागरिकता संबंधित अधिनियम। और आप जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। किसका? एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एकल नागरिकता, और यह किससे लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ब्रिटेन के संविधान से यह लिया गया, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो कालांतर में देखेंगे कि 2003-4 में लगभग में 2003 में शायद 2003 में वहाँ पर 16 देशों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई थी। और उसके बाद देखेंगे कि 2005 के अधिनियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर से सभी देश जो हैं वो दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत में किया गया था। तो एकल नागरिकता तो भारतीय संविधान में दिया गया है। ठीक है, लेकिन कालांतर में जो देखने को मिलता है नागरिकता संबंधित वो दोहरी नागरिकता भी देखने को मिलता है। एक बात इसका ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो शुरुआत 1955 से जो अधिनियम आए थे और 2019 तक 2025 तक जो अधिनियम आ चुके हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हैं, नागरिकता ग्रहण करने के क्या क्या वहाँ पर तरीके हैं, और नागरिकता से वंचित करने के क्या क्या तरीके हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और किस अधिनियम में किस बात को वहाँ पर देखा गया था, लिखा गया है, क्या चीज़ उसमें कही गई उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। सबसे पहला नागरिकता अधिनियम आया था 1955। इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा, पहला नागरिकता। और इसमें बताया गया था कि नागरिकता, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कितने आधार हैं? 5 आधार हैं। 5 आधार बनाए गए थे। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार बनाए गए थे, जिसमें आप देखेंगे कि जन्म के आधार पर नागरिकता, वंशाधिकार के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण है, देशीकरण है, और भूमि के अर्जन के द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया था। और इसी में बताया गया था कि नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है, एक परित्याग करके, एक पर्यावसान करके, और नागरिकता से वंचित करना, कि किसी भी विधि के द्वारा नागरिकता से वंचित कर दिया गया। तो इसके आधार पर जो नागरिकता का वहाँ पर प्रावधान किया गया था, कौन से भारत के नागरिक होंगे, कब होंगे, और उनकी नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, कैसे समाप्त की जा सकती है, ये सारी बातें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन चीज़ें यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, कि कॉमन चीज़ें क्या होंगी, जैसे माता पिता। ठीक है, जैसे कि माता पिता। ठीक है, माता पिता, इनमें से कोई भारत का नागरिक हो, कोई भारत का नागरिक हो, ठीक है, नागरिक हो, या फिर नागरिक रहा हो। ठीक है, तो माता पिता, यही 2 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है कि माता पिता। ठीक है, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ये सभी में काम आएगा। ठीक है, तो ये कॉमन चीज़ है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जन्म के आधार पर जो नागरिकता मिलेगी वो कैसे मिलेगी? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत से बाहर जन्मे बच्चे की नागरिकता वो किस आधार पर होगी? उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो। ठीक है, उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, तो उसके बाद वहाँ पर देखिए कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात जो भारत के बाहर जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनको नागरिकता मिलेगी। उसके पिता के आधार पर मिलती है। माता के आधार पर जो नागरिकता है वो 1992 में अधिनियम आया था, उसके आधार पर माता को भी जोड़ा गया था। ठीक है, फिर इसको देखिए वंशाधिकार के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर जन्म के आधार पर कि माता पिता जन्म में
ठीक है, भारत में। और वंशाधिकार के आधार पर आप देखेंगे कि वहाँ पर जो माता पिता जन्म के बारे में बात किया गया है, वहाँ पर भारत के वहाँ पर जो जन्म के बारे में है, तो वहाँ पर भारत का नागरिक शब्द जुड़ जाएगा। यानी कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत के बाहर जन्मे बच्चे के माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तो ये आपके वंशाधिकार के आधार पर नागरिकता है। और वहाँ पर देखेंगे कि जन्म के आधार पर नागरिकता है। जन्म के आधार पर एक बात कहा गया है कि अगर किसी बच्चे के माता पिता 26 जनवरी 1950 को जन्मा हुआ जो बच्चा है, या उसके बाद जो जन्मा 26 जनवरी 1950 को, या उसके बाद जो जन्मा बच्चा है, उसके माता पिता में से कोई एक जो है भारत में जन्म लिया हो, तो वो जन्म के आधार पर नागरिकता हो जाएगी। विदेशी बच्चों के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है। और जो वंशाधिकार है कि जो 26 जनवरी 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर बच्चा जन्म ले रहा है, तो उसको भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी कि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर इसको देखिए कि इसको हटा दिएगा। 3 दिसंबर 2004 को वंशाधिकार के आधार पर जो नागरिकता है देने का प्रावधान हटा दिया गया। और वहाँ पर कहा गया कि अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो 1 वर्ष के भीतर उसका भारतीय कंसुलेट में जन्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वंशाधिकार का जो समाप्ति किया गया था 3 दिसंबर 2004 को। ठीक है, 3 दिसंबर 2004 को वंशाधिकार के आधार पर जो नागरिकता का प्रावधान था उसको ख़त्म कर दिया गया। और उसके आधार वहाँ पर एक शब्द जोड़ा गया था कि अगर कोई कोई बच्चा जन्म लिया है भारत के बाहर, तो उसको किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी। उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक तो होना चाहिए। ठीक है, ये तो अनिवार्य है। लेकिन वहाँ पर जो जन्म लिया बच्चा है उसको 1 साल के अंदर वहाँ भारतीय कॉन्सुलेट में वहाँ पर उसको जन्म का पंजीकरण भी कराना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये कब बदला गया? 3 दिसंबर 2004 को। उसके पहले जो है माता पिता के आधार पर वहाँ पर बच्चे की नागरिकता का प्रावधान किया गया था। फिर इसके बाद देखिए पंजीकरण से संबंधित आप उस तरह से देखिएगा कि पंजीकरण के द्वारा जो नागरिकता है कि भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति, ठीक है, तो भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहे हैं, भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो भारतीय पंजीकरण करने समय कम से कम 6 मास तक भारत में रहा हो, या उसके बाद औपचारिक तौर पर भारत में 5 वर्ष तक रहा हो। तो ये पंजीकरण क्या है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाह रहा है पंजीकरण के माध्यम से, तो वो क्या करेगा कि भारत में जो पंजीकृत न्यायालय है, जो पंजीकृत ऑफिस है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, जो जनसंख्या से संबंधित है, जो नागरिकता से संबंधित रजिस्ट्रार ऑफिस है, उसमें वहाँ पर जाकर वो अपना पंजीकरण कराएगा। और जो पंजीकरण कराएगा, पंजीकरण के दिन से, ठीक है, या तो 6 माह तक रहा हो, पंजीकरण के दिन से 6 माह तक रहा हो, या फिर उसके औपचारिक रूप से 5 वर्ष तक भारत का नागरिक रहा हो, भारत में रहा हो, तो उसे पंजीकरण के आधार पर वहाँ पर नागरिकता मिलेगी। और देशीकरण के आधार पर, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता किस तरह से मिलेगा। और देशीकरण के बाद आप देखेंगे कि किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत सरकार को आवेदन देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे। ठीक है, देशीकरण में कुछ प्रावधान किए गए थे। तो यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करना चाह रहा है देशीकरण के माध्यम से, तो उस देश का व्यक्ति जो है उस देश में भी देशीकरण के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, तो एक आधार ये हो गया। और दूसरा आधार जो बनाया गया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश का है, उसे भारत की नागरिकता चाहिए, तो वहाँ पर जो भारत की नागरिकता देशीकरण के आधार पर है, उस देश में वहाँ पर जो रोक न लगाई गई हो, देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता पर वहाँ उस देश में रोक न लगाई गई हो, तो उस आधार पर भी इसको भारत का नागरिकता उसको प्राप्त की जा सकती है, दी जा सकती है। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि देशीकरण के मामले में जो पंजीकरण की बात की गई थी, कि देशीकरण के माध्यम से जो पंजीकरण की बात की गई थी, उसमें वही प्रावधान था कि 6 मास तक वहाँ पर रहा, देशीकरण के समय संबंध में जब पंजीकरण होगा, पंजीकरण के समय से 6 मास तक रहा हो, या फिर उसके बाद 5 साल तक रहा हो। और यही आप देखेंगे कि जो 5 साल तक देशीकरण वाला बात है, उसको वहाँ पर देखिए कि वहाँ पर उसको बढ़ा दिया जाएगा बाद में। ठीक है, कालांतर में उसको बढ़ा दिया जाएगा। उसको बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि देशीकरण के माध्यम से कौन सी नागरिकता है। फिर उसके बाद देखिए कि जो पंजीकरण, वहाँ पर देखेंगे कि जो पंजीकरण की बात है, वहाँ पर वंशाधिकार जन्म के आधार जो माता पिता की बात है, वो यहाँ पर भी कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा। और फिर इसके बाद आप देखिए कि इसमें कहा गया था
कि देशीकरण के माध्यम से कि वो कि भारतीय संविधान में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है उसमें से किसी एक भाषा का विशेष ज्ञान उसको होना चाहिए। उसके आधार पर भी देशीकरण का वहाँ पर उसको नागरिकता मिल सकती है। ये सारी बातें जो है देशीकरण के द्वारा आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। और यहाँ पर एक बात और कहा गया था कि वो भारत के लिए सच्चरित हो और सकारात्मक सोच रखने वाला भी होना चाहिए। भारत के प्रति मतलब कि अखंडता एकता की सुरक्षा की बात कही गई थी। फिर इसके बाद देखिए जो भूमि के अर्जन के द्वारा जो नागरिकता है, तो भूमि के अर्जन के द्वारा इस तरह से समझिएगा कि अगर कोई भारत का भूभाग है, मानिए कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसके बाद अगर किसी अन्य भाग को मिलाया जा रहा है, किसी अन्य भाग को वहाँ भारत के राज्य क्षेत्र में समाहित किया जा रहा है, सम्मिलित किया जा रहा है, तो उस क्षेत्र में जो नागरिक होंगे वो भारत के भी नागरिक हो जाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि 1975 में जब सिक्किम को भारत में मिलाया गया था, ठीक है, 1975 में जो सिक्किम को भारत में मिलाया गया था उसमें जो सिक्किम के नागरिक रहे होंगे वो भारत के भी नागरिक हो जाएंगे। उस आधार पर भी जो भूमि अर्जन का बात किया गया था कि भूमि अर्जन के आधार पर भी भारत को नागरिकता मिल जाएगी अन्य देश को, अन्य लोगों को। तो इस तरह से आप लोग समझिएगा कि भूमि अर्जन का मामला सीधा है कि अगर भारत कोई अन्य भूमि अधिग्रहण कर रहा है तो वहाँ पर जो निवासित जनसंख्या होगी उसके जो जनसंख्या है वो भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये आपके नागरिकता प्राप्त करने के जो अधिकार हैं, किस प्रकार से नागरिकता मिल सकती है, जन्म के आधार पर वंशाधिकार हो गया, पंजीकरण हो गया, देशीकरण हो गया और भूमि के अर्जन के द्वारा जो नागरिकता है वो सारी बातें कंप्लीट होती हैं। और आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि विद्यार्थी के जीवन की सफलता की जो पहली सीढ़ी है वो नोट्स से ही होती है। ठीक है, आगे देखिए कि भारतीय नागरिकता को की समाप्ति कैसे, तो यहाँ पे हमने आपको कल बताया था कि संसद, ठीक है, तो संसद जो चाहेगी वो कर सकती है। ठीक है, संसद यही एक संस्था है भारत में, संसद। ठीक है, और संसद का जो भाग होता है कौन कौन से हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये तीन लोग मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो संसद में लोग पहुँचेंगे तो इसके बारे में बहुत एकदम विधिवत तरीके से हर एक चीज़ पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो संसद अगर चाहे, संसद को अच्छा लगेगा तो वो नियम कानून बनाएगी। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर कहा गया है कि संसद अगर चाहे तो विधि बनाकर किसी भी नागरिक का नागरिकता छीन सकती है। और कौन कौन से आधार होंगे, परित्याग का यहाँ पर इस तरह से समझिएगा कि जो अनुच्छेद देखेंगे कि जो अनुच्छेद 9 में दिया गया था कि अगर कोई व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति या किसी अन्य देश का वहाँ पर जाकर स्वेच्छा से अगर नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो उसी को परित्याग द्वारा नागरिकता कहा गया है। पर्यावसान, ठीक है, पर्यावसान मतलब यहाँ से इस तरह समझिए कि जो चला गया, यहाँ से चला गया, काफ़ी समय हो गया, तो काफ़ी समय बाद वहाँ पर जो पर्यावसान हो गया तो उसके आधार पर वहाँ पर भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। यानी कि कुछ लोग जो हैं भारत को छोड़कर चले गए, ठीक है, भारत को छोड़कर चले गए, आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से कई साल बीत गए, कुछ काफ़ी ज़्यादा समय बीत गया, तो वहाँ पर उसके आधार पर भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। और नागरिकता से वंचित किया जाना तो वही संसद द्वारा जो विधि बनाई जाएगी, विधि बनाकर भी वहाँ पर नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, नागरिकता को छीनने के क्या आधार है, वो सारी बातें हम लोगों के लिए। और यहाँ पर देखिए आगे कि नागरिकता से संबंधित जो संशोधन 1986 का एक संशोधन आया 1986 में, इसमें क्या कहा गया कि देशीकरण के संबंध में जो शर्तें 5 वर्ष थी उन्हें बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देशीकरण के में हमने आपको बताया था कि वहाँ पर जो देशीकरण के लिए पंजीकरण होगा तो पंजीकरण के दिन से वो 6 मास तक या रेगुलर रहा हो या औपचारिक रूप से 5 वर्ष तक रहा हो। तो औपचारिक रूप से जो 5 वर्ष था उसको 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया। यानी कि जब देशीकरण के लिए पंजीकरण कराएगा तो वो उसको 10 वर्ष तक भारत में रहना वहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से फिर इसको देखिए कि इस अधिनियम में 1986 के अधिनियम में महिलाओं के लिए, विदेशी महिलाओं के लिए यह प्रावधान किया गया था कि अगर विदेशी महिला को भारत की नागरिकता चाहिए तो भारत के किसी भी पुरुष से वो शादी कर ले तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। कि इस अधिनियम विदेशी महिला भारतीय पुरुष से शादी करके भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकती है, यानी कि वैवाहिक संबंध स्थापित करके वहाँ पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ये महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विदेशी महिलाओं के लिए जो भारत के बाहर महिला रह रहे वो भारतीय मूल की है लेकिन उसको भारत पर नागरिकता नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय मूल की अगर उसके पास भारत की नागरिकता नहीं है तो भारत में किसी पुरुष से शादी कर किसी व्यक्ति से शादी कर वह भारत की नागरिकता भी प्राप्त कर सकती है। एक बात ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक है। तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 का था और नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो इससे पहले जो पिता के आधार पर नागरिकता प्रदान किया गया था, यहाँ पर माता के आधार पर भी नागरिकता बनाया गया, ठीक है। माता के आधार पर भी नागरिकता बनाया गया और यहाँ पर माता व पिता दोनों के आधार पर बच्चे की नागरिकता का प्रावधान किया गया था, ठीक है। और इसके पहले आप देखेंगे कि माता को वहाँ पर नहीं दिया गया था, पिता के आधार पर, वहाँ पिता के जन्म के आधार पर पिता भारत का नागरिक हो, उस आधार पर यहाँ पर नागरिकता देने की बात की जा रही थी बच्चों को। और यहाँ पर क्या किया गया 1992 में कि माता को वहाँ पर जोड़ दिया गया और माता पिता दोनों के आधार पर वहाँ पर बच्चे की नागरिकता का प्रावधान किया गया था, ठीक है। और फिर इसको देखिए कि 2005 में, यहाँ पर 2005 में देखिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, और एक अधिनियम आप ध्यान में रखिएगा कि 2003 का है और इस अधिनियम में 16 देश, ठीक है, 16 देशों को दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया था, दोहरी नागरिकता, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 16 देशों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया था और उसी नागरिकता को जो 2003 में किया गया था उसी को 2005 में संशोधन करके यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 जनवरी 2005 में भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता देने की घोषणा की गई जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से प्रवास कर गए थे। 26 जनवरी 1950 के बाद जो भारत से बाहर चले गए थे उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया और इसी को क्या बोला गया कि दोहरी नागरिकता, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 1950 के बाद भारत से बाहर गया है, ठीक है, 1950 के बाद भारत से बाहर गया, अमेरिका चला गया, ब्रिटेन चला गया, ठीक है, उसके बाद वो भारत में आया ही नहीं, तो 50 साल, 60 साल, 70 साल इस तरह से हुआ। जब वो 70 साल 75 साल हुआ तो 75 साल के तक वह 70 साल तक वो नहीं आया भारत में, तो उनके लिए भी एक प्रावधान लाया गया था कि वो भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर वो अमेरिका चला गया है तो अमेरिका और भारत दोनों की नागरिकता वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। इसी अधिनियम को उसी लिए लाया गया था, यानी कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया, ठीक है। और यहाँ पर जो 2003 में 16 देश शामिल किए गए थे और दोहरी नागरिकता को लेकर जो 2005 में क्या किया गया कि पाकिस्तान व बांग्लादेश को छोड़कर शेष सभी देशों के लिए यह यहाँ पर लागू कर दिया गया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर शेष सभी देशों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान कर दिया गया कब 2005 में, ठीक है। अगर 2003 में पूछे तो 2003 में सिर्फ 16 देशों के लिए ही भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 का है, ठीक है। और 2003 वाला भी याद रखे। फिर इसको देखिए कि 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में, और इसी में देखेंगे कि CAA, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ठीक है, और NRC, ठीक है, NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये 3 अधिनियम आए थे 2019 में और इस अधिनियम में कहा गया था कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, ठीक है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से जो भारत में आए हैं उनको छोड़कर शेष सभी जो है भारत के नागरिक कहलाएंगे। यानी कि जो पाकिस्तान से प्रव्रजन किए हैं, बांग्लादेश से प्रव्रजन किए हैं, अफ़गानिस्तान से जो प्रव्रजन किए हैं भारत में, तो इनके लिए वहाँ पर प्रमाण पत्र मांगा गया, ठीक है। और ये आप देखेंगे कि ये किसके लिए आया था, मुस्लिमों के लिए आया था, सिर्फ मुस्लिमों के लिए। ये यहाँ पर एक मुस्लिमों के लिए ही अधिनियम आया था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो मुस्लिम हैं वो भारत में अगर आए हैं तो उनके लिए नागरिकता के लिए वह प्रमाण पत्र देना चाहिए, प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और ये आप देखेंगे कि पूरे भारत में जो मुस्लिम हैं उनके लिए भी लागू कर दिया गया था। और ये अमेंडमेंट विधेयक है, ठीक है, यहाँ पर कानून नहीं बना है। अब ध्यान दीजिएगा कि विधेयक है, अभी तक कानून नहीं बना, लेकिन इस तरह से बातें की गई थी इस विधेयक में। अभी जब ये विधेयक पास हो जाएगा तो वहाँ पर अधिनियम बन जाएगा, और अधिनियम बन जाएगा तो वहाँ पर सारी चीज़ें ये लागू हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से कानून आए थे, CAA, CAB और NRC, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये नागरिकता संबंधित चीज़ें हैं। और वर्तमान समय में जो नागरिकता के लिए चीज़ें देखने को मिल रही हैं उस पर आप लोग कमेंट करेंगे, सुझाव देंगे, तो वर्तमान परिदृश्य को लेकर अपन नागरिकता पर भी बात किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए,
बेहतरीन तरीके से बनाइए और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से करिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।